हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कोप्लेनर फोर्सेस और ये उसका लेक्चर 12 है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोप्लेनर ये फोर्सेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ हो चुका है, फिर भी उसकी कंसेप्ट ज़्यादा और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम करा रहा हूँ। और अभी यहाँ पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस और इस कंसेप्ट के ऊपर करने हैं। तो ये 4 से 5 और सम लेने के बाद ये हमारा कोप्लेनर फोर्सेस इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। क्वेश्चंस लिखने में टाइम जाएगा, तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूसरे पेज पे दिखा देता हूँ। तो देखो, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम इंपॉर्टेंट होगी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो, क्वेश्चन में बताया गया है रिप्लेस द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, यानी कि ये 20 न्यूटन का फोर्स है लेफ्ट साइड में, ये 12 न्यूटन का फोर्स है अपवर्ड, और ये 6 न्यूटन का फोर्स है जो कि ओरिजिन ओ से जा रहा है यहाँ पर। रिप्लेस द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस है एंड कपल्स है। इसके अंदर 3 कपल्स भी दिख रहे हैं हमें, ये 35 न्यूटन मीटर का, ये 15 न्यूटन मीटर का और ये 20 न्यूटन मीटर का कपल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बाय सिंगल फोर्स, इन सारे कपल्स को और सिंगल ये फोर्सेस को सिंगल फोर्स से डिनोट करना है, सिंगल फोर्स, एंड लोकेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, और उसका पॉइंट भी निकालो एक्स एक्सिस के ऊपर। थ्रू विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट पास, मतलब वो रिजल्टेंट बेसिकली एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, यही मुझे निकालना है। तो डायग्राम इस तरीके से दी है। ठीक है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक्स के हिसाब में। तो देखो, यहाँ पर क्या करना होगा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टू फाइंड आर रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिजॉल्व करना होता है। ठीक है, वो लिखूंगा फिर मैं, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इतना लिखा हमने, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। तो रिजॉल्विंग अगर ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली करते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, समेशन एफ ऑफ एक्स। अभी देखो कितने फोर्सेस आएंगे हॉरिजॉन्टल पे एक्ट करते हुए। ये 6 न्यूटन का फोर्स है जिसका एंगल फिलहाल तो मुझे पता नहीं थीटा, लेकिन ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स कितनी यूनिट की हो रही है, 2+2, ये 4 यूनिट की अपोजिट साइड्स हो रही है। और ये एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड कितनी यूनिट की दिख रही है यहाँ पर हमें, 3+2, यानी कि 5 यूनिट की ये साइड दिख रही है, अपोजिट साइड 4 यूनिट की, और ये एडजेसेंट साइड 3+2 5 यूनिट की। तो ये थीटा कैसा होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/5, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा, 38.66। तो 6 न्यूटन फोर्स का हमें थीटा पता चला, दैट इज़ फॉर 38.66। और ये 6 न्यूटन का फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक्ट हो रहा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कैसा आएगा, प्लस। और हॉरिजॉन्टल एक्ट होने वाला कोई फोर्स है क्या है, तो वो क्या है, 20 न्यूटन फोर्स एक्टिंग इन निगेटिव एक्स एक्सिस है ना, और पीछे की तरफ जा रहा है। तो उसका हम लोग समेशन एफ ऑफ एक्स कैसे कर सकते हैं, 6 न्यूटन का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, 6 cos 38.66, 6 cos 38.66 और -20 न्यूटन वाला फोर्स ये जो कि दिखा। इसके अलावा और कोई कंपोनेंट नहीं है एक्स का, एक्स के फोर्स का, तो वो बस इसको कैलकुलेट करते कैलकुलेट पर, देखते हैं कितना आता है। 6 cos 38.66 -20, तो ये कैलकुलेट करने पर आंसर कितना आया, -15.31, -15.31 न्यूटन लिखेंगे। इसके बाद सारे फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करना होगा, वर्टिकली, वो लिखूंगा मैं फिर, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली लिखा, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली। तो क्या हो जाएगा, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू, वर्टिकल फोर्सेस कौन से यहाँ पर देखो, ये -12 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, और ये 6 न्यूटन के फोर्स का जो भी कंपोनेंट आएगा वो भी वर्टिकल अपवर्ड का हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण 6 न्यूटन का फोर्स। तो कैसे लिखेंगे, 12 + 6 साइन, एंगल कितना आता है, 38.66। इसको कैलकुलेट करने पर वैल्यू कितनी आएगी, देखो 12 + 6 साइन 38.66। तो यहाँ पर एंगल के साथ ब्रैकेट क्लोज करना होता है, वैल्यू आई है फिर कितनी, 15.748 है, तो 75 लिखूँगा, 15.75 न्यूटन।
समेशन एफ ऑफ एक्स आ गया, समेशन एफ ऑफ वाई भी आ गया। ये दोनों आ जाने के बाद करना क्या होता है, मुझे रिजल्टेंट निकालना होगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, सिंस आर इज इक्वल टू रूट के अंदर समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ वाई है, इसका ही मतलब उसकी जो वैल्यू है वो मुझे पुट करनी होगी। तो समेशन एफ ऑफ एक्स पे वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं, -15.31 का होल स्क्वायर प्लस 15.75 का होल स्क्वायर। तो इसको से पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर आर इक्वल टू कितना आता है चेक कर लेता हूँ। रूट के अंदर देखो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस ही होगा। तो डायरेक्टली 15.31 का स्क्वायर कर लेता हूँ प्लस 15.75 का होल स्क्वायर। ठीक है, 21.964 है, तो 21.96 ही लिखेंगे हम लोग। 21.96 न्यूटन, ये हो गया रिजल्टेंट की वैल्यू। अभी क्या करेंगे, उस रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन निकाला जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि अंदर अगर भले दोनों में से किसी की एक की भी वैल्यू नेगेटिव हो फिर भी हम लोग अंदर वो प्लस ही वैल्यू कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब tan इनवर्स समेशन एफ वाई कितना आया था 15.75, ये लिखा, अपॉन समेशन एफ एक्स कितना आया है माइनस में आया, लेकिन अब यहाँ पर उसकी प्लस ही वैल्यू यूज़ हो गई। ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 15.75 अपॉन 15.31 कितना आता है देखते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स एंगल 15.75 अपॉन 15.31 कितना आता है आंसर इसका 45.81। लेकिन ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, देखो इसका एक्स कंपोनेंट कैसा है, एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट कैसा है पॉजिटिव। एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होना चाहिए इसका सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट होने के कारण उसका सिंबल यहाँ इस तरीके से दिखाना होगा। ठीक है, ये दिख रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट का सिंबल हो जाएगा। इसके बाद अभी क्या किया जाएगा, नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट पोजिशन, नाउ टू फाइंड आर यानी कि रिजल्टेंट पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू, अगर कोई पॉइंट नहीं मेंशन किया हुआ है किस पॉइंट से हमें रिजल्टेंट निकालना है, ये पोजीशन मेंशन की नहीं होती है, तो जो भी डायग्राम होगा उसका लेफ्ट कॉर्नर का जो भी पॉइंट है बॉटम में उसके अराउंड ही रिजल्टेंट की पोजीशन निकालनी है। अगर रिजल्टेंट किस पॉइंट के साथ उसका डिस्टेंस पूछा ये नहीं मेंशन किया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट डायग्राम में लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर में बॉटम साइड में जो भी पॉइंट रहेगा उसके अराउंड ही मोमेंट निकाला जाएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। नाउ टू फाइंड आर पोजीशन विथ पॉइंट ओ लिखता हूँ, हमारे केस में पॉइंट ओ है ना कॉर्नर में, तो उसके अराउंड ही पूछा है, मतलब वहाँ से रिजल्टेंट जो भी कट होगा वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करना है यही पूछा है ना। तो एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे पॉइंट ओ आता है तो वो पॉइंट ओ लिखा। नाउ टू फाइंड आर पोजीशन विथ पॉइंट ओ, तो उसके कारण अगर पोजीशन निकालनी है हमें बाय यूजिंग वेरिगनस थ्योरम, बाय यूजिंग वेरिगनस VARIGNS थ्योरम। बाय यूजिंग वेरिगनस थ्योरम क्या लिखना होगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट ओ। तो देखो डायग्राम में सारे फोर्सेस हम लोग को जो मोमेंट निकालना होगा अबाउट पॉइंट ओ, तो ये 20 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड में जा रहा है तो उसका इफेक्ट टर्निंग इफेक्ट अबाउट पॉइंट ओ कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज फॉलो होगा ना, और एंटी क्लॉकवाइज वाले टर्निंग इफेक्ट हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं माइनस, तो ये -20 इंटू ओ से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो -20 इंटू टी लिखना होगा, देयरफॉर -20 इंटू 2 लिखा। अभी देखो ये 12 न्यूटन का फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका टर्निंग इफेक्ट अबाउट पॉइंट ओ कैसे रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये 12 न्यूटन के फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3 मीटर दिख रहा है ना यहाँ पर, तो माइनस क्यों, क्योंकि उल्टा घूम रहा है 12 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, 12 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद देखो 6 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ओ से ही पास हो रहा है तो उसका मोमेंट नहीं आएगा,
और ये जो रेडीमेड यानी कि सिस्टम के अंदर ये ऑलरेडी जो कपल थे उनको लिखना है। ये क्लॉकवाइज था तो इसको क्या करूँगा मैं +20, ये -15 एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण, और ये -35। ये सारे कपल लिखे हम लोगों ने। इज इक्वल टू राइट साइड में क्या करना होगा, R इंटू डी। आर क्या होता है, रिजल्टेंट। इतना हो गया। उतना हो जाने के बाद लेफ्ट साइड का कैलकुलेट करते हैं। अगर लेफ्ट साइड का कैलकुलेट किया हुआ निगेटिव आता है तो राइट साइड में मुझे निगेटिव देना होगा। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ प्लस आता है तो राइट साइड पे प्लस साइन ही रहेगा। लेफ्ट साइड का कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते कितना आता है। -20 इंटू 2 -12 इंटू 3 +20 -15 -35। ठीक है, ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर पीछे कितना आया, -106। निगेटिव आया ये -106। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर माइनस देना है। और आर की वैल्यू कितनी आई थी, 21.96 इंटू डी। माइनस देना है और आर की वैल्यू जो आई थी वो, तो डिस्टेंस डी कितना आएगा, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 106/21.96 इज इक्वल टू, देखते हैं कितना आता है, 106/21.96 106/21.96 इक्वल टू 4.82 है तो 4.83 लिख दूंगा। 4.83 मीटर, 4.83 मीटर। यानी कि रिजल्ट टर्न पॉइंट ओ से कितना दूरी पर एक्ट कर रहा है, रिजल्टेंट पॉइंट ओ से 4.83 मीटर डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। अभी क्या करेंगे हम लोग, वो जो डायग्राम निकाला जाएगा वापस, यानी कि स्क्वायर शेप डायग्राम था ना वो, देखो यहाँ से 5 था और यहाँ से 4 था, वो डायग्राम वापस बना देता हूँ और स्क्वायर शेप डायग्राम आएगा। इसके अंदर के सारे कपल थे वो भी आ गए। ये ओ पॉइंट था। रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, यानी कि रिजल्टेंट, ये देखो ये एंगल था ना, एंगल कितना आया था, 45.81 आया था। ठीक है, तो रिजल्टेंट ऐसा भी हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ओ पॉइंट के नीचे भी हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन दोनों में से एक ही सही है। कौन सा सही होगा, अगर मैं ऊपर वाला मूवमेंट कंसिडर करता हूँ तो उसका नेचर अबाउट पॉइंट वो कैसे होगा, ऊपर कंसिडर करता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला होगा ना। अगर रिजल्टेंट ओ पॉइंट के नीचे लेता हूँ, अगर रिजल्टेंट ओ पॉइंट के नीचे लेता हूँ तो उसका मूवमेंट अबाउट पॉइंट वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी कि ओ पॉइंट के नीचे अगर मैं रिजल्टेंट लेता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में जाने वाला, उसका मूवमेंट अबाउट पॉइंट वो कैसा आ जाएगा, क्लॉकवाइज यानी कि प्लस। लेकिन हमारा मूवमेंट तो टोटल कैसे आया है, टोटल मूवमेंट हमारा माइनस आया है, तो इसके कारण हमारा रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ। देखो ये होगा अपना रिजल्टेंट। यहाँ पर मैंने लिखा आर की वैल्यू कितनी थी, 21.96 न्यूटन थी, तो वो लिखा ऊपर ही। क्यों, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस रिजल्टेंट के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया जो कि कितना है, 4.83। ये जो डिस्टेंस आया ना, ये 4.83 मीटर है। यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं, इस पॉइंट को नाम देता हूँ एम और इसको नाम देता हूँ टी, इस वाले पॉइंट को। इन ट्रायंगल ओ एम टी, ये रिजल्टेंट का एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, और एक्स एक्सिस के साथ आया हुआ वो एंगल कितना है, 45.81। ठीक है, और ये डी कितना है, डी 4.83। तो इन ट्रायंगल ओ एम टी मुझे एक्चुअली क्या करना है, ओ टी डिस्टेंस निकालना है ना, ओ टी, यानी कि रिजल्टेंट एक्स एक्सिस को ओ टी टी इस पॉइंट पे कट करता है, राइट। ये एक्स एक्सिस था, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस। ठीक है, तो हियर इन ट्रायंगल ओ एम टी लिखा मैंने, इन ट्रायंगल ओ एम टी, ओ टी एम क्या कह रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ओ एम टी या फिर ओ टी एम एंगल कितना है, 45.81। कितना है, 45.81, अपोजिट एंगल हो गया ना वो। तो ये साइन 45.81 लिखा मैंने। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट यानी कि कितना, ओ एम है ना, ओ एम, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ टी, ये 90 बनेगा इधर, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज दैट इज कितना हो जाएगा, ओ टी। मुझे ओ टी डिस्टेंस तो निकालना है ना, हमें ओ टी डिस्टेंस ही निकालना है। तो देखो ओ एम कितना है, ओ एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रिजल्ट के लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट ओ से, वो कितना है, 4.83। ठीक है, तो ओ टी यहाँ पे आ जाएगा, ओ टी यहाँ पे आ जाएगा। ओ एम कितना है, 4.83, अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ऑफ 45.81। देयरफॉर ओ टी कितना आ जाएगा, ओ टी कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखो
4.83 अपॉन साइन ऑफ 45.81 और ये ब्रैकेट क्लोज 6.736 आ रहा है, 6.736 यानी कि 6.74 लिख सकते हैं हम लोग, 6.74 मीटर। रिजल्ट टर्न एक्स एक्सिस को ओ पॉइंट से 6.74 मीटर इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इतना समझा। देयरफॉर आर कट, देयरफॉर लास्ट लाइन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर रिजल्ट टर्न कट एक्स एक्सिस, therefore resultant cut x axis at 6.7 meter from point O, in positive in right side of x, to the right side, मतलब x एक्सिस के राइट साइड की तरफ आ रहा है ना, ये जो भी पॉइंट मिला हो, टू द राइट साइड। हो गया इतना सम। इस सम के बाद हम लोग नेक्स्ट सम ले रहे हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर, कम से कम और 4-5 सम्स लेने हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, तो हमारा ये कोप्लेनर फोर्सेस ये चैप्टर अच्छी तरीके से हो जाएगा। आई होप सो ये सब आपको समझ में आ रहा है। अगर किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको डाउट लग रहा हो या न्यूमेरिकल समझ में डाउट हो रहा हो, मुझे इन्फॉर्म कर दो कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम ले रहे हैं। क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा तो दूसरे सम का भी मैं आप लोगों को सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वो क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम अलग है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेज शोन इन फिगर, लोकेट द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट कट्स द बेस ए बी। अभी देखो बेस ए बी एक्स एक्सिस जैसा ही है ना, ये कट्स द बेस ए बी क्वेश्चन, और ये डायग्राम पूरा आ रहा है अभी फ्रेम में। वापस एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को ठीक से। डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेज शोन इन फिगर, लोकेट द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट कट्स द बेस ए बी। इस सिस्टम में अभी कितने फोर्सेस दिख रहे हैं मुझे, 1, ये 2, 3, 4 और 5। उनमें से 5 फोर्सेस इंक्लाइंड है और एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, 15 न्यूटन का फोर्स। डिस्टेंसेस हमें दिए, किस पॉइंट से मुझे रिजल्टेंट का पोजीशन निकालना होगा, अबाउट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ए से ही वो ए बी को कट करेगा ना किधर, ये पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले कैसे लिखना होगा, स्टार्टिंग क्या करनी होगी, टू फाइंड रिजल्टेंट। तो इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ, टू फाइंड रिजल्टेंट लिखा, ठीक है। तो क्या करना होगा, सारे फोर्स को मुझे हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना होगा, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू। अभी देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रिजॉल्व करने के लिए ये 15 न्यूटन का फोर्स तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि तो वर्टिकली डाउनवर्ड साइड में एक्ट कर रहा है, उसका एक्स कंपोनेंट बनेगा नहीं। यह 100 न्यूटन का फोर्स किस क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसका इंक्लिनेशन कितना है, एक्स के साथ 30, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, प्लस 100 cos 30। इतना लिखने के बाद ये 150 न्यूटन फोर्स एक्टिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 150 cos 50 प्लस 150 cos 50। उसके बाद ये 80 न्यूटन का फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, जिसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, -80 cos 60, -80 cos 60, ठीक है। ये 120 न्यूटन का फोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, उसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि -120 cos 75, -120 cos 75। और कोई बाकी रह गया क्या, नहीं, सारे कंसिडर कर लिए। तो उसके बाद समेशन इफेक्ट्स कैलकुलेट कर लेते हो। देखो समेशन इफेक्ट्स कितना आता है, कैलकुलेट किया करते वक्त भी इतना ध्यान रखो कि आप लोगों ने सारे फोर्सेस सही लिखे कि नहीं, सारी वैल्यू सही पुट किया है या नहीं। क्योंकि अगर उसमें भी अगर एक भी गलती हो जाएगी वैल्यू पुट करने में, तो पूरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जितना भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो -80 cos 60 कैलसी पे पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, -120 cos 75 और ये ब्रैकेट दे दिया,
ठीक है, इसको चेक कर दो तो आंसर कितना आ गया इसका 111.96 111.96 और यूनिट क्या रहेगा सबका न्यूटन। ठीक है, इसके बाद मुझे सारे फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करना है, अभी वर्टिकली रिजॉल्व करना है। एंड रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली समेशन एफ वाई आएगा। अभी सारे फोर्सेस का को मुझे वर्टिकली रिजॉल्व करना है तो समेशन एफ ऑफ वाई आएगा ना। तो देखो सबसे पहले वो तो मैं -50 न्यूटन का फोर्स ले लेता हूँ, ये -50 न्यूटन का -50 100 न्यूटन का फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्ट करा तो उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कैसे होगा प्लस, तो +100 sin 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है -150 sin 30 और ये -150 sin of 50। इसका कितना आएगा, इसका +120 +120 sin 75 -80 sin 60। ठीक है, इतना आया समझ में। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू कितनी आती है देखते हैं। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू, पहला है -50 -50 +100 sin 30, उसके बाद -150 sin 50 +120 sin 75 -80 sin 60। ठीक है, ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर वैल्यू कितनी आती है देखते हैं। -68.27 है तो -68.28 लिख देता हूँ, -68.28 न्यूटन। समेशन एफ ऑफ वाई नेगेटिव है और समेशन एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो रिजल्ट का इंक्लिनेशन निकालेंगे तब एंगल लिखना होगा। अभी क्या फाइंड आउट करते हैं, थीटा। एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या रहेगा फॉर्मूला, समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे प्लस ही वैल्यू कंसिडर लिखनी है, 68.28 अपॉन 111.96 इज इक्वल टू, अगर ये कैलकुलेट कर लेता हूँ तो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है। शिफ्ट tan इनवर्स 68.28 अपॉन में 111.96 कितना आता है उसका आंसर 31.38 और एंगल किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो एंगल रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। उतना आया समझ में। चलो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ओ, नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ओ लिखूंगा, फ्रॉम पॉइंट ओ। अगर लेफ्ट साइड में ओ पॉइंट दिया तो ओ, लेकिन ओ नहीं दिया, यहाँ पर ए पॉइंट दिया है तो फ्रॉम पॉइंट ए लिखना होगा। बाय यूजिंग वैरिग्नन्स थ्योरम, आएगा वैरिग्नन्स थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट ए। ये हो गया हमारा वैरिग्नन्स थ्योरम। तो सारे फोर्सेस का मूवमेंट मुझे निकालना है अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, तो सारे फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए कितना आता है ये देख लेते हैं हम लोग। ये 120 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ए से पास हो रहा, तो उसका मोमेंट तो नहीं आएगा। ये 50 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ए घूम कैसे रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसका नेचर क्या होगा, +50 इंटू ये 50 न्यूटन फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज़ 2, तो 50 इंटू 2, पहले फोर्स का निकाला 50 इंटू 2। उसके बाद ये अगर ये 60 न्यूटन का फोर्स को मैं उसके टेल के
टेल के पॉइंट के अराउंड रिजॉल्व कर देता तो एक्स कंपोनेंट सी पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा ना, वर्टिकली डाउनवर्ड होने वाला कंपोनेंट वो तो मतलब इसका मतलब वो कंपोनेंट ए पॉइंट से पास होगा तो उसका मोमेंट नहीं आएगा। लेकिन 80 न्यूटन का ये जो एक्स कंपोनेंट होगा दैट इज़ 80 cos 60 वो अबाउट पॉइंट ए कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, और उसका डिस्टेंस ए से कितना है, ये डिस्टेंस वो कितना है 2 + 2 4 है। 80 cos 60 ये कंपोनेंट ऐसा जाएगा ना सीढ़ी से होकर अबाउट पॉइंट ए उल्टा घूमेगा ना तो उसका मोमेंट आएगा। लेकिन जो कंपोनेंट अबाउट पॉइंट सी से वर्टिकली जा रहा है ए से तो उसका मोमेंट नहीं आने वाला। तो 80 cos 60 का कंपोनेंट आएगा माइनस में, माइनस क्यों, क्योंकि वो कंपोनेंट अबाउट पॉइंट ए कैसे रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो -80 cos 60 इंटू डिस्टेंस 4, क्योंकि ए टू सी डिस्टेंस कितना है 4 है, यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये 100 न्यूटन का फोर्स को मैं रिजॉल्व कर देता हूँ तो एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ से जाएगा, डी से वर्टिकली अपवर्ड, जिसका डिस्टेंस ए पॉइंट से कितना है 4 है, ठीक है। तो डी पॉइंट पे 100 न्यूटन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वो भी उल्टा घूम रहा है तो -100 sin 30 इंटू 4। एक्स कंपोनेंट इसका ऐसा क्लॉकवाइज जाएगा अबाउट पॉइंट हो तो क्या लिखूंगा मैं 100 cos 30 इंटू 4। समझ में आ रहा है। चलो अभी देखो इस 150 न्यूटन को फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूँगा कि उसके टेल वाले पॉइंट पे तो एक कंपोनेंट यही से हॉरिजॉन्टली जाएगा राइट साइड जाएगा नहीं, यानी कि उसका मूवमेंट अबाउट पॉइंट है कैसा आएगा क्लॉकवाइज। और वो कंपोनेंट क्या होने वाला है जो राइट साइड जाएगा वो 150 cos 50 इंटू 2 क्योंकि इसके लाइन ऑफ एक्शन का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2, और एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा ना इसी पॉइंट से, वो कंपोनेंट क्या होगा 150 sin 50 जो कि ए के अराउंड कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, लेकिन उसका डिस्टेंस कितना होगा ए से 4 होगा। तो प्लस 150 sin 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। सारे फोर्सेस मैंने कंसिडर कर लिए हैं, चेक लो उसकी मूवमेंट अच्छे तरीके से आपको पता है। फोर्सेस को रिजॉल्व करके ए पॉइंट से अगर डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं आ रहा है तो लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करेंगे, और लेफ्ट साइड का कैलकुलेट कर अगर निगेटिव आ रहा है तो राइट साइड में निगेटिव लिखना होगा, अगर लेफ्ट साइड का कैलकुलेट कर पॉजिटिव आ रहा है तो राइट साइड में पॉजिटिव लिखना होगा। राइट साइड में ये 0 नहीं आएगा, वहाँ पर मुझे लिखना होगा r इंटू डी। क्या लिखना होगा r इंटू डी, r यानी कि रिजल्टेंट और उसका डिस्टेंस जो निकालना है हमें वो। चलो लेफ्ट साइड का कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड का कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है ये मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या वो 50 इंटू 2 -80 cos 60 -100 sin 30 इंटू 4 प्लस 100 cos 30 इंटू 4 प्लस 150 cos 50 इंटू 2 प्लस 150 sin 50 इंटू 4। ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर कितना आया 858.87। तो 858.87 लिख देता हूँ। 858.87 इज इक्वल टू रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू लिखनी है 111.96 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रखना था, जैसे कि बताया था वो, तो वो पॉजिटिव रहेगा ना। इसके बाद क्या चेंजेस करने होंगे, डी निकालना है मुझे, चेंजेस नहीं करने, डायरेक्टली डी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो डी की वैल्यू कितनी आती है देख लेते हैं। मैं देखो यहाँ पर 858.87 111.96 इज इक्वल टू डी कितना आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। देखो एक पार्ट अपना रह गया जल्दबाजी में मेरा, उससे समेशन एफ ऑफ एक्स आया है लिखा है, समेशन एफ ऑफ वाई आया है वो भी लिखा है, लेकिन आर की वैल्यू जो आर निकालना होता है ना आर, तो आर तो मेरा रह गया, तो वो आर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। सिंस
आर क्या होता है, आर इक्वल टू रूट के अंदर समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर होता है ना, ये लिखा तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। देयरफॉर आर इज इक्वल टू रूट के अंदर मुझे क्या करना होगा, समेशन एफ एक्स यानी कि 111.96 का स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ 68.28 का माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता तो यहाँ पर माइनस 68.28 का होल स्क्वायर लिखना होगा, ये होल स्क्वायर लिखना होगा, होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने पर आर कितना आएगा, उसको कैलकुलेट करने पर ये तो पार्ट रहेगी क्या, कहेगा मैं ऐसा मत करो, बाद में रिजल्टेंट की वैल्यू लगने वाली है ना, तो वहाँ से पता चलेगा। देखो रूट के अंदर क्या लिखा, फिर 111.96 का होल स्क्वायर प्लस 68.28 का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी आई 131.13 है ना, तो 131.14 लिख देता हूँ, 131.14 131.14 न्यूटन। रिजल्टेंट निकालना रह गया था, वो यहाँ पर ही मैंने यूज़ किया, ठीक है। और एक बार ये जो वैल्यूज़ है, इसके बाद वाला प्रोसीजर अपना सही है, थीटा फाइंड आउट करने वाला, और थीटा कितना आया है 31.38 आया है, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। नाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट पोजीशन फ्रॉम पॉइंट है, एक ये अबाउट पॉइंट ए ले रहा हूँ, एक बार ये क्रॉस चेक कर लेता हूँ सही लिखा है या नहीं, ठीक है। सारे फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए लिया हुआ सही लिखा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 50 घूमेगा अबाउट पॉइंट ए क्लॉकवाइज, तो 50 इंटू 2 माइनस 80 न्यूटन की फोर्स को अगर वर्टिकल कंपाउंड होगा ए से जाएगा तो उसका नहीं आएगा, कॉस वाला कंपाउंड अबाउट पॉइंट है उल्टा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो 80 कॉस 60 इंटू 4, 80 कॉस 60 इंटू 4 सही लिखा है। उसके बाद 100 न्यूटन का फोर्स अगर उस डी पॉइंट के अराउंड रिजोल्व कर दो तो एक्स कंपोनेंट क्लॉकवाइज जाएगा, 100 कॉस 30 इंटू 4, 100 कॉस 30 इंटू 4, वो भी वो कैसा रहेगा, डिस्टेंस प्लस रहेगा, तो ये प्लस लिखा है। और वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव जाएगा तो -100 साइन 30 इंटू 4 सही है वो भी, प्लस 150 न्यूटन का फोर्स क्लॉकवाइज घूमता है तो यहाँ से जाएगा 150 कॉस 50 इंटू 2, 150 कॉस 50 इंटू 2, और ये प्लस 150 साइन 50 इंटू 4। चलो ये सारे सब कुछ सही किया हुआ है, इस इक्वल टू क्या रहेगा, वो आर इंटू डी होगा। अभी इस फोर्सेस को जो भी एक्सप्रेशन लिखा था उसको और एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 50 इंटू 2 माइनस 80 कॉस 60 बड़ा है तो सही होना चाहिए, कॉस 60 इंटू 4 माइनस 100 साइन 30 इंटू 4 प्लस 100 कॉस 30 इंटू 4 प्लस 150 कॉस 50 इंटू 2 प्लस 150 अगेन साइन 50 इंटू 4, ठीक है। ये सब कुछ कैलकुलेट करके कितना मिला मुझे 738.87 मिला। ये पहले पार्ट जब कैलकुलेट किया था तो रॉन्ग हुआ था, ये 100 यूनिट ज़्यादा आया था, तो कितना ये 738 है, 738 है, करेक्शन किया 738.87 लिखा। और यहाँ पर देखो रिजल्टेंट मैंने फाइंड आउट ही नहीं किया था, गलती से मैंने एक्स कंपोनेंट लिख दिया था, ये गलती मत करना, ठीक है। तो रिजल्टेंट की जगह पर मैं रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई थी, हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी आई थी 131.14 आई हुई है, तो उसको लिख देता हूँ 131.14 इंटू डी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये रॉन्ग हो गया अपना डिस्टेंस, चलो अच्छा हो गया, जल्दी पॉइंट पे करेक्शन मिल गया मुझे। देयरफॉर डी इज इक्वल टू 738.87 अपॉन रिजल्टेंट 131.14 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेता हूँ, इसको डिवाइड करने पर देखते हैं कितना आता है वैल्यू, आंसर 738.87 अपॉन 131.14, आंसर कितना आ गया 5.63
यूनिट रहेगा मीटर। इसका मतलब रिजल्टेंट 5.63 मीटर दूरी पर एक्ट करेगा पॉइंट ए से, और किस क्वाड्रेंट में जाएगा वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो मुझे वो सिंगल डायग्राम बनानी होगी, और लेकिन वो बेस ए बी को कहाँ पे कट कर रहा है वो भी दिखाना होगा हमें, वो भी दिखाना होगा। तो ये सिंगल डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर ए था और यहाँ पे बी था। फोर्थ क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट जा रहा तो ऐसा भी जाएगा और ऐसा भी जाएगा, लेकिन दोनों में से एक ही सही होगा। कौन सा सही होगा, ऊपर लिया हुआ। क्यों, क्योंकि अगर मैं ऊपर की तरफ रिजल्टेंट लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऊपर की तरफ रिजल्टेंट लेता हूँ तो उसका नेचर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, उसका नेचर अबाउट पॉइंट हो, मोमेंट कैसे देगा, वो क्लॉकवाइज देगा ना मूवमेंट, क्योंकि मोमेंट तो मुझे प्लस मिला है, ये वाला मोमेंट प्लस देगा, यही देगा प्लस। तो इसका मतलब हमारा नीचे लिया हुआ रिजल्टेंट कैसा होगा, राइट होगा, ठीक है। और ये वो डायग्राम है, स्क्वायर शेप की डायग्राम थी ना, तो वो इस तरीके से नीचे ए, यहाँ पर भी होगा रिजल्टेंट। ये रिजल्ट का एंगल कितना बनाया हुआ है, इसको मैं टी नाम दे देता हूँ, टी पॉइंट। और ये एंगल कितना है, 31.38। अंदर का एंगल कितना है, 31.38। रिजल्टेंट जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में इस डायरेक्शन से। और ये डिस्टेंस कितना आया, ये डी डिस्टेंस कितना आया, डी इज इक्वल टू 5.63। मुझे क्या निकालना है, ये 80 डिस्टेंस निकालना है। 80 डिस्टेंस ही है ना वो, जो कि ए बी पे कट कर रहा है रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए। तो हमें क्या निकालना है, 80 डिस्टेंस निकालना है। और ये जो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, रिजल्टेंट के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है ना, उस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ एम, ए एम टी, इन ट्रायंगल ए एम टी, या फिर इन ट्रायंगल ए टी एम, ऐसा लिखना होगा। उसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, या फिर यह पे जगह तो यही पे लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ए एम टी। क्या लिखा, इन ट्रायंगल ए एम टी। ये एंगल कितना है, 31.38, और इस एंगल के सामने ये वाला साइड है ए एम। अगर ये 90 है तो इस 90 के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो इन ट्रायंगल ए एम टी साइन 31.38 इज इक्वल टू, साइन 31.38 क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए एम अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस कितना, 80 फाइंड आउट करना है ना हमें। सो देयरफॉर 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन साइन ऑफ 31.38, ए एम अपॉन साइन ऑफ 31. ए एम की वैल्यू क्या है, ए एम की वैल्यू डी है ना 5.63, ए एम की वैल्यू कितनी है 5.63। तो उसका नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, इज इक्वल टू 5.63, ये हो गई ए एम की वैल्यू, अपॉन कितना होगा, साइन ऑफ 31.38, पीछे क्या रहेगा 80 डिस्टेंस, इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आती है कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। देखो 5.63 अपॉन साइन ऑफ क्या रहेगा 31.38, ये वैल्यू हो जाती है 10.81 मीटर, ठीक है। इट मीन्स रिजल्टेंट कट बेस AB at, it means resultant cut base AB at 10.81 meter to the right side of point A। इतना हो गया, इतना है समझ में। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, जो कि उन्होंने पूछा था। इसका मतलब ये यहाँ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये रिजल्टेंट जहाँ पे कट कर रहा है वो 10.81 आया, लेकिन ये एक्चुअली कितना था, 5 था ना, यानी कि रिजल्टेंट सिस्टम के बाहर है। तो इस कंसेप्ट के साथ मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, मतलब इस सम के साथ यहाँ पर रुक जाएंगे। सेम कंसेप्ट के ऊपर और कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करा लूँगा। उतने लेक्चर्स उतने सम्स हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे रुक जाता हूँ, लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। अगर ये वीडियोस में अगर लेक्चर्स में अगर कोई डाउट लगता है तो, या फिर कोई कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। चलो अभी के लिए रुकता है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।